चलो शुरू करें। लिखिएगा पेपर नंबर 6, पेपर का नाम है बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक ऐसा पेपर ग्रुप 2 का जो एग्रीगेट ना बनने देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की जब भी मैं शुरुआत करता हूं तो इस स्टेटमेंट को जरूर मैं रिपीट करता हूं कि एक ऐसा पेपर जो ग्रुप 2 के एग्रीगेट को ना बनने देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह पेपर थ्योरेटिकल बट विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिएगा, मैंने सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता था राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री तो ठीक थे, लेकिन ये पार्टी बीजेपी में थे, ऐसा कहा जाता था। तो सिमिलरली ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर को कहा जाता है कि इट इज अ राइट, बेसिकली इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर बट विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। वैसे मैं लॉ को भी यही कहता हूं कि एक थ्योरेटिकल पेपर है बेटा लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन ऑडिटिंग के लिए यह बात ज्यादा सुटेबल हो जाती है। ये थ्योरेटिकल है लेकिन विद प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक बात और भी मैं कहता हूं कि दिस पेपर इज बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, लेकिन इसमें आपका कंसंट्रेशन ये 100% चाहिए बेटा। अगर आप इसमें कंसंट्रेशन लैकिंग करते हो तो फिर ये एग्रीगेट नहीं बनने देगा। हालांकि हम देखेंगे कि इस पढ़ने का पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, क्योंकि ये क्लास, आज का क्लास ये डेमो लेक्चर है। पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक बात आपको पता होगा, सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को आगे की तरफ लेकर चलेंगे, पूरे के पूरे पेपर को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। कितने मार्क्स का पेपर है बेटा ये? कितने मार्क्स है? 100 मार्क्स का। अब ये मत बोलना कि सर 70 डिस्क्रिप्टिव और 30 एमसीक्यू, ये बातें डिम्ड है कि 70 और 30 का खेल चलता है इसमें। 100 मार्क्स का ये पेपर है, लेकिन इस 100 मार्क्स के पेपर को आपके इंस्टीट्यूट ने 2 मॉड्यूल में आपके पास भेजा होगा। ऑडिटिंग के 2 पेपर हैं बेटा, साथ साथ लिखते चलिए। सारे सिलेबस आपको लिखना जरूरी है। किसी भी चीज को शुरू करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है बेटा सिलेबस। आप कमांड कितनी ज्यादा सिलेबस पे कर रहे हो डिपेंड करेगा कि ये कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग पेपर देगा आपको। टोटल मार्क्स 13 चैप्टर, टोटल इसमें 100 मार्क्स के पेपर हैं। 100 मार्क्स में आपको 2 मॉड्यूल मिले होंगे इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। पेपर के मॉड्यूल की बात कर रहा हूं। पेपर नंबर 6 के 2 मॉड्यूल आपके हाथ में आए होंगे। मॉड्यूल 1 में आपको बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक मिलेंगे, और मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मिलेंगे। आप बोलोगे कि यानी सर 100 मार्क्स के लिए अपने को टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं क्या? हां, 100 मार्क्स के लिए आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का बेटा यही सिलेबस है आपके सामने। पेपर नंबर 6 है, यानी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा छठा एग्जाम जो लिया जाएगा वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का लिया जाएगा। पेपर नो डाउट थ्योरेटिकल है, लेकिन ये विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्कोरिंग इसमें बच्चा कम कर पाता है, जैसा कि मैंने बोला एग्रीगेट में ना बनने देने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसके स्कोर लेने का तरीका क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, ये सब आपको थ्रू आउट द क्लास पता चल जाएगा। ये डेमो लेक्चर है अभी, तो ये स्टार्टिंग है मेरे और आपके जर्नी का, तो ये आपको पता चल जाएगा कि स्कोरिंग लिया कैसे जाता है। क्योंकि देखिए, जब एग्जामिनर आपको स्कोरिंग नहीं देता तो उसका लेने का तरीका एक अलग होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब घी सीधी हाथ से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। हम देखेंगे कि ऑडिटिंग में क्या पैटर्न रहता है, और ये सिर्फ ऑडिटिंग के साथ नहीं है, EIS के साथ भी यही है, EIS NSM। सिलेबस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। मैं क्लास को फाइनली शुरू करता हूं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि आज के क्लास का अपना टारगेट हम लोग फिक्स करते हैं। देखो बेटा, वैसे तो जब मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आऊं तो आपके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है बेटा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मैंने जनरली देखा है कि कोई भी जब ऑडिट की शुरुआत करता है ना, तो तुरंत वो आपके साथ इस चैप्टर की शुरुआत कर देता है कि आइए बेटा शुरू करते हैं आपके सिलेबस का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम दे देता है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपको फालतू की बातें सिखानी शुरू कर देता है। दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न बेसिकली। डेमो लेक्चर शुड बी एक्चुअली अ डेमो। मैं यहां पे आपके साथ इस चैप्टर पे डायरेक्ट आपको लेकर आऊं, रेदर देन मैं आपके साथ कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूं इस ऑडिटिंग को लेकर। एंड ट्रस्ट मी, इट इज ओनली अ जनरल डिस्कशन।
ये एक बहुत जनरल डिस्कशन होगा ऑडिटिंग को लेकर। मैं पहले ऑडिट को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपका बेस तैयार करूंगा, और जब एक बार आपका बेस तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 पे आ जाऊंगा और हम चैप्टर नंबर 1 की तैयारी और प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले मुझे आपके साथ कुछ बेसिक बातें डिस्कस करनी है, आपका बेस तैयार करना है। लिखो यहां पे हेडिंग एक डालना कॉपी में, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट को शुरू करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा ऑडिट स्टार्ट करने का यह मेरा खुद का पर्सनल तरीका है और यही तरीका अपनाया जाता है किसी भी पेपर को शुरू करने से पहले। मैं आपके साथ धीरे धीरे अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो उसके बाद मैं इस चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाई ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अगर आप इस बुक को ध्यान से देखोगे ना तो इस बुक का नाम है बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह बात पता होगा कि ऑडिट का सिंपल मीनिंग क्या है, लेकिन व्हाई दिस बुक नेम्ड एज एश्योरेंस? व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑडिटिंग एंड द वर्ड एश्योरेंस? मैं हमेशा से ही ऑडिट की शुरुआत इसी दो वर्ड से करता हूं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ये आपके बुक का नाम है, आपके पेपर का नाम है। व्हाई दिस बुक नेम्ड एज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस? क्या फर्क है ये दोनों वर्ड में? सबसे पहले अपनी शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, और यह सबसे बेसिक और लेमन तरीका होता है किसी पेपर को शुरू करने का, कि इस पेपर का नाम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्यों डाला गया। आप इस बात को पहले समझिएगा, उसके बाद मैं और भी बेसिक बातें आपसे डिस्कस करूंगा। नो डाउट ये पॉइंट नंबर 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन का। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल समझिए। देखो बेटा, ऑडिटिंग करने का मेन पर्पस होता है कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। जब भी किसी कंपनी में कोई ऑडिटिंग पैटर्न को कैरी आउट किया जाता है, जब कोई ऑडिटिंग प्रोसेस की जाती है, तो ऑडिटिंग का बेसिक इंटेंशन यह होता है कि जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहा है नहीं कर रहा। दैट्स इट, ये ऑडिटिंग का मेन इंटेंशन होता है। लेकिन एश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू तुम कंपनी के रेलेवेंसी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में स्टेक होल्डर को रीजनेबल एश्योरेंस देते हो कि सर सुनिए, कंपनी का इंफॉर्मेशन यह है, आप अपने हिसाब से रेशनल डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। मैं अपनी बातों को फिर से बहुत क्रक्स मैनर में रिपीट करना चाहता हूं कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस का मेन बेसिक फर्क क्या है। ऑडिटिंग का मतलब होता है सिर्फ यह फाइंड आउट करना कि कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही या नहीं हो रही। कंपनी ने कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी को लेकर कुछ ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो कैरी ऑन नहीं किया है ना। यह बेसिक इंटेंशन होता है पता लगाना ऑडिटिंग का। लेकिन जब आप ऑडिटिंग कर लेते हो ना, तो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है स्टेक होल्डर को कि सर मैंने ऑडिटिंग किया जिसका रिपोर्ट ये रहा, और इस रिपोर्ट के बेस पे हमारी कंपनी 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है, और मैं आपको इस बात का इजाजत देता हूं कि इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप कंपनी के किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी एज अ ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल मैनर में आप लेना शुरू कर दीजिए। मतलब रीजनेबल एश्योरेंस बेटा स्टेक होल्डर को दिया जाता है कि वॉट एवर वी हैव डन, ये ऑडिटर कह रहा है, वॉट एवर वी हैव डन इज 100% रेलेवेंट, इज 100% ट्रांसपेरेंट, एंड देयर इज नथिंग अबाउट टू बी फ्रॉड टू बी नोटेड। ये एश्योरेंस होता है। ऑडिटिंग प्राइमरी स्टेज होता है, ऑडिटिंग करने के बाद एश्योरेंस का काम शुरू होता है। एश्योरेंस सेकेंडरी स्टेज होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि एश्योरेंस का रीजनेबल मीनिंग क्या है, और बकायदा आपको ये टॉपिक पढ़ना भी है एश्योरेंस को लेकर। लेकिन ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ऑडिटिंग और एश्योरेंस को लेकर कि ऑडिटिंग एक प्राइमरी स्टेप होता है बेटा, और एश्योरेंस आपका सेकेंडरी स्टेप होता है। ऑडिटिंग का इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है नहीं कर रहा। जबकि एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप स्टेक होल्डर को यह रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो कि सर कंपनी के अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे आप रेशनल डिसीजन लीजिए, कंपनी में कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, इस बात की मैं एश्योरेंस दे रहा हूं। नो डाउट ये एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस होता है, क्योंकि ऑडिटर जब भी किसी कंपनी में ऑडिट करता है वो बेटा कंफर्म एश्योरेंस नहीं देता, गारंटीड रिजल्ट नहीं देता। मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिएगा, मैं आपको प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है ये, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑडिटर गारंटीड रिपोर्ट कभी भी नहीं देता। ऑडिटर जब भी देता है तो यह रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ऑडिट की शुरुआत के पहले
आपको हमेशा ऑडिटिंग और एश्योरेंस से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा रहा हूं, आप मेरे साथ नोट करिएगा। लिखिएगा बेटा ऑडिटिंग में सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक Audit is an independent and systematic examination or various inspection of books of accounts done by independent person to be called as auditor. Audit is an independent and systematic examination of books of accounts done by independent person to be called as auditor. बेटा ये ऑडिट का बहुत बेसिक और सिंपल सा डेफिनेशन होता है और मैं हमेशा कहता हूं कि थ्रू आउट द जर्नी आप मेरे साथ ऑडिट पढ़ते टाइम आप इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। इससे सिंपल डेफिनेशन ऑडिटर का और ऑडिटिंग का हो ही नहीं सकता। कोई भी तुमसे पूछे कि ऑडिट क्या है तो ऑडिट कुछ नहीं है, एक इंडिपेंडेंट और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। सवाल है कि सर यहां पे वर्ड है, दैट वर्ड इज अ इंडिपेंडेंट। कौन सा वर्ड है बेटा? और यहां पे एक वर्ड है सिस्टमैटिक। दोनों को प्लीज सर्कल करिए, इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक। इंडिपेंडेंट यहां पे ये शो करना चाहता है बेटा दैट इज नो इन्फ्लुएंस्ड। एक बात याद रखिएगा, कंपनी में जब भी कोई ऑडिट होती है ना तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होती है। अगर आप इन्फ्लुएंस में कैरी ऑन करोगे प्रोसेस, ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बोला ही नहीं जाएगा। और यहां पे वर्ड बोला गया है सिस्टमैटिक। क्या बोला गया है? सिस्टमैटिक को मैं बोलता हूं प्रॉपर्ली प्लान्ड। क्या बोलता हूं? प्रॉपर्ली प्लान्ड। रैंडम नहीं होती ऑडिटिंग, ये प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है। इसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा। ऑडिट इंगेजमेंट साइन किया जाता है, ऑडिट का अपना एक प्रोसीजर होता है जिसको साइन करने के बाद उसके थ्रू हिसाब से ऑडिटिंग प्लानिंग करते हुए कंपनी में ऑडिट कैरी ऑन की जाती है। तो ये रैंडम नहीं होता कि जब मर्जी तब कोई ऑडिटर आएगा कंपनी में ऑडिट करके रिजल्ट देकर चला जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। और यहां पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो ऑडिट करने वाला बंदा है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर। हालांकि आप चिंता मत करिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दिस इंडिपेंडेंट पर्सन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको खुद ये बात बोलूंगा, सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट कैन बी डन इवन बाय अ मैनेजमेंट स्टाफ आल्सो। मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस दूंगा। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से आया था कि इंटरनल ऑडिट एक मैनेजमेंट स्टाफ भी कर सकता है। और मैनेजमेंट स्टाफ अगर इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कहां से हुआ? बट इट इज अ जनरल रूल ऑफ लॉ कि ऑडिटर जो होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? लेकिन जहां तक सवाल है एश्योरेंस को लेकर, किसको लेकर बेटा? तो एश्योरेंस में लिखिएगा पहला पॉइंट, ये ऑडिटिंग का था, लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स द प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसीजर ऑफ assessment regarding, it involves the procedure of assessment regarding financial records, and accounting entry of a company. यहां पे एक ही चीज सर्कल करने वाली बात है, इट इन्वॉल्व द प्रोसीजर। काहे का प्रोसीजर? असेसमेंट करने का प्रोसीजर। आप एसेस कर रहे होते हो और एसेस के बाद आप अपना डिसीजन दे रहे होते हो स्टेक होल्डर को कि सर हमने जो ये ऑडिटिंग किया है ना, दिस ऑडिटिंग बेसिकली क्लियर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। तो प्लीज आपको जो भी रेशनल डिसीजन लेना है आप ये रेशनल डिसीजन कंपनी के इंफॉर्मेशन पे लेना शुरू कर दीजिए। आप बोलोगे सर किस तरीके का रेशनल डिसीजन स्टेक होल्डर ले सकता है? क्यों? वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ना। हम किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रखना है नहीं रखना रिलायंस के साथ, ये हमारी एक रेशनल डिसीजन हो सकती है। बोलो यस और नो।
ये पहला पॉइंट है बेटा ऑडिटिंग और एश्योरेंस को लेकर। आप यहां पे लिखिएगा दूसरा पॉइंट, लिखिएगा ड्यूरिंग द ऑडिट कॉमा all accounting entries available in during the audit, all accounting entry available in financial statement are thoroughly evaluated, देखिए सर, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो ना, तो तुम बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहता है उसको थॉरली इवैल्यूएट कर रहे होते हो, जस्ट बिकॉज कि इस बात को पता लगाया जा सके कि क्या वाकई कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है क्या, और अगर हो रही है तो जस्ट उसको फाइंड आउट किया जा सके। और याद रखिए यहां पे मैंने वर्ड बोला है थॉरली इवैल्यूएटेड। अब इस वर्ड का बहुत गहरा इंपैक्ट आने वाला है आने वाली क्लासेस में। जनरली ये लगता है लोगों को कि जब किसी कंपनी में ऑडिट्स हो रहा है ना, तो दैट ऑडिट इज अ डिटेल प्रोसीजर एंड वेयर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी चेक्ड एंड कैरी आउट। नो, गलत है ये। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी चेक ड्यूरिंग द ऑडिट। मैं आपको बताऊंगा इसका बहुत सारा तरीका होता है, सैंपलिंग पैटर्न ली जाती है। प्रैक्टिकली सोचिए ना, एक साल का पूरा ट्रांजेक्शन रिलायंस इंडस्ट्री का एक ऑडिटर जाके 3-4-5 दिन में चेक कर लेगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर क्या बात करते हो, हमारे जो ट्रेनर है वो तो कहते हैं कि महीनों दिन लग जाते हैं ऑडिट में। अरे मैं कहता हूं 6 महीने भी लगा दोगे ना तो रिलायंस इंडस्ट्री का कंप्लीट ट्रांजैक्शन बाय चेकिंग हो ही नहीं सकती। तो ये थॉरली इवैल्यूएशन होती है, और क्योंकि ये थॉरली इवैल्यूएशन होती है इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ऑडिटर जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है तो दैट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज नॉट अ गारंटीड एश्योरेंस। यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है, और इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। सत्यम स्कैम, क्या इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था? हुआ ना फ्रॉड। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो उसमें फ्रॉड नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि थॉरली इवैल्यूएशन होती है ऑडिट की। बोलो ये सुनो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एश्योरेंस में लिखवाऊं आपको सेकेंड पॉइंट, तो लिखिएगा बेसिकली it is a way to enhance enhanced क्या relevancy comma transparency and value of stakeholder so that कंटिन्यू कर दीजिएगा, so that stakeholder can take rational decision, डन करें। एक बात और भी समझिएगा, और ये मुझे लगता है कि मैं थर्ड एंड लास्ट आपको ये तीनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करूंगा। ये मेरा ओवरऑल पैटर्न है बेटा। ऑडिटिंग और एश्योरेंस के बारे में आपको डिटेल में जानना है आगे चल के, लेकिन ये क्योंकि एक डेमो लेक्चर है तो मैं ओवरऑल व्यू दे देना चाहता हूं कि इस पेपर का नाम क्यों ऑडिटिंग और एश्योरेंस रखा गया। याद रखिएगा, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये लैला मजनू है, लैला के बिना मजनू का काम नहीं, मजनू के बिना लैला का काम नहीं। ऑडिटिंग विदाउट एश्योरेंस इज नॉट ऑडिटिंग एट ऑल, क्योंकि जब एश्योरेंस नहीं तो स्टेक होल्डर उस पर रिलाय क्या करे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर मैं ऑडिटिंग और एश्योरेंस में आपसे यह पूछूं कि प्राइमरी स्टेज कौन सा है, तो क्या बोलोगे? हमेशा ये प्राइमरी स्टेज होता है, लेकिन बेटा ये सेकेंडरी स्टेज होता है। मैं इसको यूं बोलूं तो एश्योरेंस स्टार्ट ओनली व्हेन ऑडिट एंड्स। डन करे क्या? बोलो बेटा यस नो। पक्का? ये रहा आपका ऑडिट,
और ये रहा आपका एश्योरेंस। आपके पेपर का नाम पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस रखा गया है। तो किसी भी चीज की शुरुआत उसके नाम से की जाती है। जब आपने लॉ देखा होगा ना, तो लॉ में भी आपने यही सीखा होगा कि जब कोई एक्ट आप पढ़ते हो तो उसके नाम को डिवाइड करो। यस और नो? सिमिलरली बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का ये डिवीजन है। यही कारण है कि आपके पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस इस पेपर का नाम रखा गया है। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन का बेटा सिर्फ पहला पॉइंट है। क्या है बोलिए? मैं आपको लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 2 के तरफ। पॉइंट नंबर 2 में आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप हमें एक बात बताइए, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या हो सकता है? मैं यूं बोलूं तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सर आखिर कंपनी ऑडिटिंग करती क्यों है? मैं रिपीट करता हूं, आखिर कंपनी ऑडिटिंग करती क्यों है? आप हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। याद रखना, मैं जनरल ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं ऑडिटिंग का, जनरल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। देखिए, वैसे तो जब मैं ऑफिशियली आपके साथ चैप्टर शुरू करूंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 एसए 200 बेसिकली बात करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। आप देख भी सकते हो अपने इस चैप्टर में, जब आओगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग पे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एसए 200। लेकिन मैं तो अभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात ही नहीं कर रहा, और मैं आपको बताऊंगा एसए 200 ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है एग्जामिनर के लिए, आपसे एग्जाम में पूछना कि ऑडिटिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेकिन मैं भी एसए की बात ही नहीं कर रहा, मैं भी सिर्फ जनरल डिस्कशन आपसे कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर नॉर्मली किसी ऑडिट को कंडक्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो क्या होता है? लिखिएगा पहला। आप बोलोगे कि सर बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स so that true and fair view can be founded। एकदम मैं जनरल वर्ड अभी रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। मैं अभी कोई स्टैंडर्ड या आर्टिकल या फिर कोई लीगल लैंग्वेज अभी मैं यूज कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बेसिक बातें कर रहा हूं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलोगे कि सर ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रही है या फिर। बेटा ये हमेशा पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑडिट का, ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना। मैं जब ऑडिटिंग और एश्योरेंस में आपको फर्क बता रहा था ना, तो वहां भी बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा था, ट्रू एंड फेयर व्यू, बार बार यही मैं बात रिपीट कर रहा था। तो यह सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑडिटिंग का। दूसरा होता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है, आपको ये बात पता है? कौन है ये? ऑडिटर। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा किसी भी ऑडिटिंग को करने का, कि हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन का कमेंट करवाएं। क्योंकि देखिए, कंपनी कह रही है कि ये पिक्चर ट्रू एंड फेयर व्यू है, स्टेक होल्डर शायद रिलाय नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन का कमेंट इस पे करवाता हूं, तो प्रोबेबली स्टेक होल्डर का रिलायंस और रिलायबिलिटी मेरी कंपनी को लेकर ज्यादा हो जाएगी। हालांकि मैं इसको भी डिटेल में आपसे बात करूंगा कि जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिटर, वो हो सकता है बेटा एक्सप्रेस हो, क्वालिफाइड हो, मैं आपको बता सकता हूं कंडीशनल, क्लीन रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना है, सब आपको पढ़ना है। लेकिन यहां पे ओपिनियन कैसा है मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटर उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके सारे स्टेक होल्डर को। यह दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा किसी भी ऑडिट को करने का। तीसरा, थर्ड लिखिएगा, डिटेक्शन
एंड प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। देखिए, ऑडिट करने का एक और भी लॉजिक होता है, एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी अपने एरर को फाइंड आउट कर ले। हालांकि आप चिंता मत करें, मैं आपको यह बताऊंगा या फिर आपने यह सुना होगा कि कंपनी जनरली बेटा एरर को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल करती है। मैं बताऊंगा भी आपको। लेकिन देखिए सर, इंटरनल कंट्रोल करने के पीछे का नो डाउट ये रीजन होता है कि कंपनी अपने एरर को डिटेक्ट कर ले। अर्ली स्टेज पे अगर एरर फाइंड आउट हो गए तो ऑडिटर बेटा तुरंत क्लीन चिट रिपोर्ट दे देगा। लेकिन यस, कभी कभी इंटरनल कंट्रोल की ये लिमिटेशंस होती हैं कि 100% एरर फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि कुछ एरर स्टिल कैन बी फाउंडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल के बाद आप ऑडिट करवा रहे होते हो अपने कंपनी का, उसके पीछे का यह भी एक रीजन होता है कि अगर कोई चीज इंटरनल कंट्रोल करने वाले से रह जाती है तो कोई बात नहीं, जो इंडिपेंडेंट पर्सन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, अगर कोई एरर को फाइंड आउट कर देता है तो उसको करेक्ट करने के बाद ही मैं फाइनली उसे जनरल मीटिंग में लेट डाउन कर सकूं। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब भी किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर लिया जाता है ना, उसके बाद इसको बेटा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में रखी जाती है ताकि उसको अप्रूव्ड किया जा सके। कम ऑन, यस और नो? तो मेंबर के पास डिटेक्शन मींस एरर पहुंचे, बेटर है कि ये डिटेक्शन ऑफ एरर अर्ली स्टेज पे हो जाए। कम ऑन, यस और नो? ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट को करने का। नेक्स्ट, ये बात शायद तुम ज्यादा समझ पाओगे अगर मैं बोलूं कंप्लायंस ऑफ लॉ। कभी कभी ऑडिट करने के पीछे की मजबूरी बेटा कानून की मजबूरी भी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 139 आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बात करता है। कम ऑन, यस और नो? अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 148, बेटा ये कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है। अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन नंबर 204, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर की बात करता है, यानी सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करता है। शायद आपको यह बात पता हो, ना हो तो पता कर लो कि दिस स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन ओनली बी डन बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन ओनली बी डन बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, and this cost audit can be done by practicing cost and management accountant, and this is can only be done by the practicing company secretary. सेक्शन नंबर 139 का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है बेटा, ये तो हमेशा ही मैंडेटरी होता है, इररेस्पेक्टिव कि कंपनी का टर्नओवर वगैरह क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। लेकिन जब आप कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट देखोगे ना, तो इट्स एप्लीकेबल जनरली टू द बिगर कंपनीज। उसमें बाकायदा आपके कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट करोगे। लेकिन फिलहाल आपको नहीं लगता क्या कि ऑडिट करने के पीछे का रीजन होता है कंप्लायंस ऑफ लॉ? अगर आप नहीं करोगे ऑडिट तो जनरली आप पनिश किए जाओगे लॉ के द्वारा। तो बेटर है कि मुझे लॉ का पनिशमेंट ना मिले, इसके पहले ही मैं ऑडिट कंडक्ट करवा लूं। यह भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बेटा ऑडिट के पीछे का। कितने पॉइंट्स हुए आपके ऑब्जेक्टिव में? तो बुरा मान जाएगा अगर पांचवा पॉइंट ना लिखवाऊं तो। पांचवा पॉइंट भी लिख दो बेटा यहां पे, ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इस पॉइंट पे मैं कुछ ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। देखिए सर, हमारे देश में बिगेस्ट कॉर्पोरेट क्राइम्स हुए हैं। इंडिया और क्राइम, ये दोनों देखिए कहने की जरूरत ही नहीं। क्राइम आप इंडिया कह दीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाता है क्राइम। यूपी बेटा अफगानिस्तान में नहीं है, दैट इज ऑल्सो इन इंडिया। अच्छा, यानी यूपी में इंडिया है। क्राइम के मामले में यूपी ज्यादा है। तो अल्टीमेट कौन ज्यादा हुआ? इंडिया ही ज्यादा हुआ ना। इंडिया का कुछ पोर्शन करो ना। बेटा तू लॉ की क्लास में बात करते हैं, ऑडिटिंग से ये मामला बाहर चला जाएगा, मैं क्या ही समझाऊं आपको। आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेरिटोरियल एक्सटेंट इंक्लूड यूपी एज अ इंडिया। मैं आपको ऑडिटिंग करा रहा हूं, मैं टेरिटोरियल एक्सटेंट आपको नहीं समझा सकता। बात करेंगे क्लास के बाद। आगे सुनिएगा, इंडिया इज इक्वल टू क्राइम। हालांकि अनफॉर्चुनेट मैं ये बात बोल रहा हूं, दिल पे मत लेना इसको। ये बात कुछ इस तरीके से है
कि बेटा मैंने बोल दिया कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, चोर है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो जब मैंने ऐसा बोला तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद मुझे थाने लेकर गई, मुझे मारने पीटने लग गई कि तेरी औकात कैसे हुई कि दिल्ली पुलिस को तूने निकम्मी और फालतू का बोला। तो मैं अपनी बातों से पलट गया। मैंने बोला कि पागल है क्या यार, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, मैंने बोला पुलिस निकम्मी है, लेकिन कहां की पुलिस निकम्मी और फालतू है, मैंने ये तो बोला ही नहीं। तो बेटा दिल्ली पुलिस के बगल का एक बंदा सिपाही था, वो कह रहा है कि तू हमें बेवकूफ समझ रहा है, हमें नहीं पता कि कहां की पुलिस निकम्मी और फालतू है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। सिमिलरली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं। इस टॉपिक को बेटा ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, देखो बेटा मेरा तो यह मानना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑडिट का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी होता है। हमारे देश में बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्कैम्स हो चुके हैं, चाहे सत्यम स्कैम हो, किंगफिशर हो, गीतांजलि जेम्स का मामला हो, जेट एयरवेज का मामला हो, भूषण स्टील एंड पावर का मामला हो, मैं कितना नाम लेते जाऊं, थक जाऊंगा नाम लेते लेते, लेकिन हमारे देश के बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम नहीं छुपे हुए हैं। मैं सत्यम को देखूं तो यह 7,000 करोड़ का फाइनेंशियल क्राइम था। पी रामालिंगा राजू, आपने शायद बैड बॉय बिलियनियर्स देखा होगा। बैड बॉय बिलियनियर्स ये एक सीरीज है बेटा। यह सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो इसमें बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम की बात की गई है। आप देखिएगा, मुझे लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ने वाले बच्चे को यह जरूर देखना चाहिए, इस सीरीज बिग बैड बॉय बिलियनियर्स। जब आप इस सीरीज में देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे देश की जितनी भी बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम है वो इस सीरीज में उसकी चर्चा की गई है। और इस सीरीज में इसके जो डायरेक्टर थे बेसिकली वो सत्यम स्कैम को लाना चाहते थे कि उसकी भी कहानी इसमें बताई जाए, लेकिन पी रामालिंगा राजू हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं कि अगर ये सत्यम स्कैम को इसमें दिखाया गया तो सर इससे हमारी रेपुटेशन लॉस होगी। और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकायदा स्टे ऑर्डर लगाया और अनफॉर्चुनेट बिग बैड बॉय बिलियनियर्स में सत्यम स्कैम नहीं आ पाया। लेकिन सत्यम स्कैम का फेल्योर और स्कैम टोटली ऑडिट फेल्योर था। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्यम स्कैम जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमिटी के कारण हुआ था, ऐसा मैं नहीं कह रहा। उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर भी है। सत्यम स्कैम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर है, आई एक्सेप्ट, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि वहां पे ऑडिट कमिटी अपने रोल को रूल्ड आउट नहीं कर सकती है। अगर ऑडिट कमिटी धांसू होती तो सर सत्यम स्कैम ये 7,000 करोड़ का बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइम नहीं हो पाता। और सिमिलरली भूषण स्टील एंड पावर में 3800 करोड़ का फाइनेंशियल स्कैम था ये। और जानते हो अनफॉर्चुनेट ये भी जो कॉर्पोरेट स्कैम था ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच और दुबई ब्रांच से लोन लिया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके। और अभी गीतांजलि जेम्स का तुम जो केस देख रहे हो, नीरव मोदी का केस, ये भी पीएनबी के साथ हुआ है। तो याद रखिएगा पीएनबी के जितने भी अकाउंट्स होल्डर हैं, नोक पे हो तुम चाकू के, बर्बाद हो जाओगे। अब मेरे पे कोई डिफामेशन का केस मत डाल देना पीएनबी बैंक वालों, मैं भी वहीं का अकाउंट होल्डर हूं। ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ जोक। बेसिकली जनता के पैसे जाते हैं बेटा। अगर कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चली जाए बैंक, तो आप 100% पैसे को रिकवर नहीं कर सकते। हमारे देश में डीआईसीजीसी, मैं रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर बैंक कोई इंसॉल्वेंट हो, बैंक दिवालिया हो, तो 100% अमाउंट सिक्योर्ड होता है बैंक में। नहीं होता साहब। मुझे पता है कि डीआईसीजीसी नाम का कॉन्सेप्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, लेकिन डीआईसीजीसी जो प्रोटेक्शन देती है वो केवल सर्टेन अमाउंट का प्रोटेक्शन देती है, एंड दैट इज अमाउंट ऑफ 5 लाख। वो प्रोटेक्शन कोई आपको पूरा नहीं देती कि जितना भी डिपॉजिट आपका बैंक में, बैंक दिवालिया हो तो पूरा बैंक आपको डीआईसीजीसी पैसे रिटर्न करेगी, ऐसा नहीं है सर। ये पहले 3 लाख था, अमेंड करके इसको 5 लाख किया गया। बैंक में कितने पैसे थे उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्सिमम अप टू 5 लाख, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं ये बात कतई नहीं सिखा रहा कि बैंक से जाके पैसे निकाल और बाकी बैंक को घर में रखो, ऐसा नहीं। आप पैसे बैंक में ही रहने दीजिए, लेकिन इस रिस्क को आपको साथ मैनेज करके चलना होगा। बेटा 5 लाख पर अकाउंट ऑब्वियसली। अलग अलग बैंक में डाल दो तो बेटा प्रोटेक्शन तेरे को बैंक तो 5 लाख तक ही दे पाएगी ना। कितने अकाउंट खोलेगा तू, क्या ही कर लेगा? बोलो ये सर नो। आगे सुनो मेरी बात। तो देखो बेटा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ये हमेशा से ही हमारे देश के कॉर्पोरेट
क्राइम्स के लिए एक चैलेंज रहा है। आप ऑडिट के रोल को अगर ज्यादा इफिशिएंट एंड इफेक्टिव करोगे तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि कॉर्पोरेट क्राइम्स कम से कम रुक जाए। सहारा, आज सहारा का यह हालात नहीं होता यह हालात अगर ऑडिट कमेटी का रोल एक अच्छा रोल होता तो वाकई उस कंपनी में। यह सब इंपॉर्टेंस होते हैं बेटा हमारे देश में किसी कंपनी के द्वारा ऑडिट करवाने का। यह जनरल ऑब्जेक्टिव है और चिंता मत करिए, जो जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने लिखवाया है यही जनरल ऑब्जेक्टिव बेटा ऐसे 200 में भी लिखा गया है, इवन इससे कम लिखा गया है। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करोगे तो अल्टीमेट आपके इतने पॉइंट्स निकल के आएंगे। कम ऑन यस और नो। यहां तक मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई है, ऑडिटिंग, एश्योरेंस और उसका जनरल ऑब्जेक्टिव। यहां तक आपके मन में कोई भी इफ एंड बट हो, मोस्ट वेलकम, या मैं इससे आगे बढ़ूं। एश्योरेंस का पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा था, जिसमें मैंने बोला था कि एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के थ्रू तुम असेसमेंट करते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, और जितने भी अकाउंटिंग एंट्री होती हैं उनको असेसमेंट करते हो। क्यों असेसमेंट करते हो? ऑब्जर्व करते हो ताकि स्टेक होल्डर को बताया जा सके कि वो रेशनल डिसीजन ले ले। असेसमेंट, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, ना कि ट्रू एंड फेयर या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को फाउंड करना। ये ऑब्जर्वेंस होती है ताकि इस ऑब्जर्वेंस को पास ऑन किया जा सके स्टेक होल्डर के पास में। और भी कोई सवाल आपके मन में? आर यू श्योर अबाउट इट? बोलो यस और नो। मैं बेटा चलता हूं आगे। ऑडिटिंग एश्योरेंस का पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव का। अब मैं आता हूं तीसरे टॉपिक पे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ऑडिट को लेकर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग। फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग। फ्रेमवर्क का मतलब मैं बेसिकली यहां पे एरिया से कहना चाहता हूं। क्या बेटा? कि ऑडिटिंग का एरिया आखिर है क्या। ठीक है बेटा? तो देखिए, ऑडिटिंग जब तुम पढ़ते हो तो बेसिकली उसमें 3 चीजें पढ़ रहे होते हो। ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क बेटा 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक तो होता है इसका लीगल प्रोविजन। क्या होता है? एक हो रहा होता है बेटा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। क्या? यहीं पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेटा एएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन नालायको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को एसए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसए। तो जब आप अकाउंट्स के फैकल्टी से पढ़ते हो, बार बार वो एक वर्ड रिपीट करेगा, एस। एस 1 2 3 4 5 6। जब आप लॉ की फैकल्टी से बात करोगे तो बार बार आपसे वर्ड रिपीट करेगा, सेक्शन। ऐसे ही ऑडिट की फैकल्टी लगभग आपसे एक बात बोलता हुआ नजर आएगा, एसए। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया बोर्ड है जो हमारे देश में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। और अप्रॉक्स, आई एम नॉट कंफर्म्ड बेसिकली, बट अप्रॉक्स 46 ऐसे हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना दिया गया है। हालांकि इसमें से फंक्शनल 43 है, 43, लेकिन अप्रॉक्स 46 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बेटा हमारे देश में बनाए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका सीरीज है, मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म दूंगा सीरीज का, एसए 200, 201, 202। अब ये मत सोचना कि सर जब 200 सीरीज पे चला गया तो सर वैसे ही 200-300 हो गए, तो 46 कैसे हुआ? आप कभी होटल में गए हो क्या? आपने देखा होगा होटल का रूम 101 से शुरू होता है। कभी जाना? बोलो यस नो। गए होंगे, वो होगा तो गए ही होंगे। आप जाना, वहां पे सेकंड फ्लोर का रूम शुरू होता है 201 से। कहां से? अब नालायक एक बात बताओ, 201 और पता चले कि नीचे सभी दूसरे फ्लोर पे ही आया हूं। नीचे में सिर्फ 3 ही रूम है, लेकिन आपको वहां पे दिख जाएगा रूम दैट इज, बोलो ये सुनो। और तीसरा होता है बेटा जुडिशियल डिसीजन। क्या होता है? जुडिशियल डिसीजन। जहां तक मैं बात करूं लीगल प्रोविजन की, तो देखो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 ये एक लीगल प्रोविजन है ऑडिटिंग को लेकर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये भी बेटा एक लीगल प्रोविजन है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2000, क्या लिखूं? 17, 18, 17, ये भी एक लीगल फ्रेमवर्क होता है बेटा ऑडिटिंग का। अगर मैं और भी आपको आगे लेके चलूं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये भी लीगल फ्रेमवर्क होता है बेटा
ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग डिराइव्ड किसी भी कानून के थ्रू किया जा सकता है। ये टोटली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये भी ऑडिटिंग की बात करता है। तो इसके लीगल प्रोविजन कुछ भी हो सकते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून जो भी किसी बिजनेस किसी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है, अगर वहां पे बकायदा बात की गई है ऑडिटिंग को लेकर, तो दैट्स ऑडिटिंग इज बेसिकली अ लीगल प्रोविजन फॉर ऑडिटिंग। वहीं से ऑडिटिंग की शुरुआत भी होती है, ओरिजिन भी होती है। अगर सेक्शन नंबर 139 नहीं होता तो शायद कंपनीज में ऑडिटिंग की जरूरत नहीं होती। 204 नहीं होता तो शायद कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिट का काम नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज का एक सोर्स और एक डिराइव्ड पावर होती है। कम ऑन, यस और नो? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मैंने बोल ही दिया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बेटा। यस, लेकिन मैं आपको आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ये बात देखा होगा ना कि रिकमेंड करती है आईसीआई। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों का सेम पैटर्न चलता है। यहां पे रोल कायदे से देखा जाए ना तो रोल 2 का नहीं होता, रोल 3 का होता है। राइट, दैट इज एनएफआरए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बोर्ड। तो बेसिकली रिकमेंड करने का काम ये एनएफआरए और बोर्ड का होता है, लेकिन अप्रूव्ड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जनरली अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है, तो क्या बोलोगे? दैट इज अ बोर्ड। अप्रूव्ड करना ना करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जैसे, और ये काम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के साथ भी होता है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है, प्रपोजल देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। अप्रूव्ड करना ना करना उनका काम है। तो अप्रूव्ड कोई भी करे, बट बनाती तो बोर्ड ही है ना। डन करें? जुडिशियल डिसीजन, और इसमें मैं आपको ज्यादा ना बोलूं, सिर्फ एक ही बात बोलूं कि ऑडिट पढ़ते टाइम बेटा बहुत सारे केस लॉ भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि नॉट एग्जैक्टली एज अ कंपनीज एक्ट 2013, नॉट एज एग्जैक्टली एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन हां ऑडिटिंग पढ़ते टाइम बेटा अपने को कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी फॉलो करनी पड़ती है। तो बेटा कहीं ना कहीं आप ये जो एक्ट देख रहे होते हो, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देख रहे होते हो, और जो ये कोर्ट के द्वारा जुडिशियल डिसीजंस हैं, बेटा यही बेस बनता है हमारे देश में किसी ऑडिटिंग का। अगर ये बेस नहीं होता तो शायद हमारे देश में कोई कंपनी ऑडिटिंग पैटर्न को कैरी आउट नहीं करती, या अगर कैरी आउट करती भी तो वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं हो पाता। ऑडिटिंग सिस्टमैटिक अप्रोच इसीलिए हो पाता है क्योंकि बेटा ऑडिटिंग इस फ्रेमवर्क में काम करता है। इफ देयर इज नो फ्रेमवर्क, देयर इज नो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कम ऑन, यस और नो? कंपनी का मैनेजमेंट ये सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इसको लेकर कोई कानून नहीं है। आप कैसे भी मैनेजमेंट को फॉलो करिए। कम ऑन, यस और नो? ये रहा बेटा फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग। अच्छा, यहां पे एक बात बताओ, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाती है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहां एप्लीकेबल होता है? इंडिया में या इंडिया के बाहर भी? बेटा ये विद इन इंडिया। अगर मैं बात करूं ना आउटसाइड इंडिया, लिखिएगा, तो आपने नाम सुना है क्या आउटसाइड इंडिया का? बोलो, आपने नाम सुना है IFAC? नहीं सुना? लिखिएगा, आउटसाइड इंडिया में लिखिएगा IFAC, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। डन करें बेटा? ये इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मैं आउटसाइड इंडिया यानी इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बेटा इनके द्वारा इशू किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, हाँ जी, ICAI के द्वारा इशू किया गया सेक्रेटेरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। दिस एप्लीकेबल बेसिकली ओनली विद इन इंडिया टेरिटरी। हाँ जी, ऑडिटिंग भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, दोनों ही इशू किया जाता है। इसीलिए तो जनरली ICAI को थोड़ा सा मोर पावरफुल भी माना जाता है बेटा एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट। ICSI सिर्फ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू करती है। अनफॉर्चुनेट बेटा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सिर्फ 3 ही अप्रूव्ड हो पाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दैट इज ऑन द बोर्ड मीटिंग, दैट इज ऑन द जनरल मीटिंग एंड दैट इज ऑन द डिविडेंड। आप कहते हैं ICAI ने सिर्फ 46 बनाए हैं। क्या? ऐसे हाँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड राइट। बस 46 ही हैं। हाँ, अब ऑब्वियसली इसमें इन्फोर्स तो और कम है 43, लेकिन इन्फोर्समेंट मतलब लाइक मेकिंग पावर इज ऑफ 46। डन करें ना बेटा? NFRA एक्चुअली, आप बार बार ये क्वेश्चन बेसिकली कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसे ही बातें बताऊंगा बेटा, लेकिन ऑडिटिंग को लेकर आपके मन में सवाल आ रहा है तो ये सुन लीजिए कि जैसे इस बच्चे का भी यही सवाल था। NFRA और इंस्टीट्यूट
इन दोनों का काम होता है बेटा एरिया को फाइंड आउट करके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को बना देना। इसके बाद ये अपना प्रपोजल देते हैं गवर्नमेंट को। काम होता है गवर्नमेंट का कि इसको अप्रूव्ड करे या ना करे, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि इसमें और भी अगर अंदर जाके मैं बात करूं ना तो एरिया फाइंड आउट करना ये बेसिकली ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम होता है। उसके बाद वो एनएफआरए उसमें रिकमेंडेशन देता है और उसके बाद वो अप्रूव्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपको ये प्रॉपर लिखवाऊंगा भी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, बताऊंगा। ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये तो अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ऑडिट्स का, कि मैं ऑडिट आपके साथ शुरू कर सकूं। ये सारी बातें इट माइट बी पॉसिबल कि बेटा आपको ऑलरेडी पता हो। मैंने भी आपको कोई रॉकेट साइंस बात नहीं बताई, लेकिन देखिए किसी भी चीज की शुरुआत एक डेमो से होती है और हर चीज का शुरू करने का एक तरीका होता है। तो मैं तो अभी बस बेसिक बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लॉक करें ना। ये आपका फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग है। क्या है बोलो बेटा? मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, और आगे। जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो लिखिएगा यहां पे ऑडिटिंग कैन बी ब्रॉडली, ऑडिटिंग कैन बी ब्रॉडली categorized into following two। ऑडिटिंग को बेटा ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अब यहां पे प्लीज मेरी बात समझिए, नहीं तो शायद मुद्दे को भटक जाओगे। मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में ऑडिट दो ही तरीके के होते हैं ना। अरे दो तरीके क्या, तीन तरीका तो मैंने अभी ही बता दिया आपको। स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट। टाइप्स बहुत हो सकते हैं, बट आई सेड ब्रॉडली। व्हाट आई सेड? ब्रॉडली का मतलब होता है मोटा मोटी। क्या बोलो? मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ऑडिट को बेटा बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, दूसरा। पहला होता है बेटा जिसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या? इसको मैं मैंडेटरी ऑडिट भी बोलता हूं। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है नॉन स्टैट्यूटरी। क्या होता है? जिसको आप लोग वॉलंटरी भी बोल सकते हो। मर्जी है, कैरी ऑन करिए या फिर मत करिए। नॉन स्टैट्यूटरी बेटा ये तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को जब मर्जी जैसी मर्जी कोई भी ऑडिट करवाती रहे। जैसे हमारे देश में बेटा लेबर ऑडिट। अब लेबर ऑडिट इज नॉट मैंडेटेड बेसिकली इन इंडिया राइट नाउ, टिल राइट नाउ। हालांकि मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही है कि हमारे देश में लेबर ऑडिट का कॉन्सेप्ट आ जाए। और एज ए कंपनी सेक्रेटरी मेरा यह मानना है कि लेबर ऑडिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि देखिए लेबर ऑडिट का कॉन्सेप्ट अगर जिस दिन हमारे देश में आया तो ये ऑडिट दो लोगों को ही मिलने वाला है, या तो कंपनी सेक्रेटरी को, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटेंट को। उसके पीछे का कारण है कि लेबर लॉज इन दोनों को ही पढ़ाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोर्स में। एज सच मैं ये नहीं कह रहा कि लेबर लॉ नहीं है, एज सच कोई लेबर लॉज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बोनस, ग्रेचुटी, फैक्ट्रीज, इक्वल रेम्यूनरेशन, मैटरनिटी, ये सब बेटा सीएस के सिलेबस में है। दैट इज सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी इन क्लोजर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया काफी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। और ये एक्टिव रोल आज से नहीं, जब सचिन पायलट हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थे कांग्रेस की टाइम में, उस समय से ये प्रपोजल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया दे रही है कि लेबर ऑडिट को मैंडेटरी किया जाए। बट टिल राइट नाउ लेबर ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। तो ये एक वॉलंटरी ऑडिट है। कंपनी चाहे तो लेबर की अपनी ऑडिट करवा सकती है। प्रोडक्शन ऑडिट, अरे ऑडिट कुछ भी करवा लीजिए, जो नाम लोगे वॉलंटरी हो जाएगा। अटेंडेंस ऑडिट कोई कंपनी अपने डायरेक्टर की अटेंडेंस की ऑडिट करवा सकती है कि भाई कौन हरामी आ रहा है नहीं आ रहा। तो वॉलंटरी ऑडिट का कोई पैरामीटर नहीं होता जो मैं आपको लिखवा दूं। हां, मैं एक चीज जरूर लिखवा सकता हूं, एंड दैट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑडिट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, एंड इफ इट इज ऑल्सो बी ओनली एंड रीजनेबली द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, तो आपको इसको फॉलो करना ही करना है, नहीं तो बेटा पनिशमेंट होगा, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लॉ होगा। बोलो ये सुनो। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट का आपको कुछ एग्जांपल यहां पे शो कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ एग्जांपल सुन लीजिए बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिट का। आप यस नो बोलते चलना और लिखते चलना। क्या कहते हो? ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट है? मुझे सेक्शन बोल सकते हो क्या? 139 का, 148 का,
204 का और भी कोई बोल सकते हो क्या? 138 बोलो। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट आर यू श्योर अबाउट इट कि इंटरनल ऑडिट इज ए स्टैट्यूटरी ऑडिट? देखो बेटा, मैं आपको डेमो करवाता हूं ना, राइट, उसका कंडीशन बेटा ऑब्वियसली मैं डेमो कराता हूं, उसके पीछे का एक रीजन होता है कि मैं आपको कुछ चीजें बेसिक क्लियर कर दूं ऑडिट चैप्टर शुरू करने से पहले, और मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल ऑडिट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसमें लिस्टेड कंपनी को तो करना है। उसमें सर्टेन कंपनी को करवाना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ दैट दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैं आपको ये लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करिए, मेरे साथ आइए। ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन आपको पता होगा 139 वगैरह, बोलो यस नो। अच्छा, इनकम टैक्स के तो महान ज्ञाता बैठे हो आप लोग। ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 44, बहुत अच्छे। आपने देखा होगा इनकम, ये भी एक मैंडेटरी ऑडिट है। कमान यस और नो। तीसरा, सीजीएसटी एक्ट 2017, इसमें भी आपने ऑडिट के कॉन्सेप्ट देखे होंगे, देखे हैं क्या? अंडर सेक्शन 35 एलएलपी एक्ट 2008, नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर ऑफ एलएलपी, लेकिन यस, एलएलपी एक्ट 2008 सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 4, सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 ऑडिट की बात करता है। तो ये सब बेटा हमारे देश में बेसिकली ऑडिट्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलो एक बार उसे, स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसका एग्जांपल मैं एक दो ही लिखवा सकता हूं। एग्जांपल बेटा लेबर ऑडिट आपका हो गया, उसके अलावा कुछ भी आप नाम डालते जाइए, सब आपका ऑडिट वॉलंटरी ही बनेगा। दैट इज प्रोडक्शन ऑडिट। हालांकि प्रोडक्शन की ऑडिट बेटा कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑडिट में कवर हो जाती है, लेबर मटेरियल ओवरहेड वगैरह सब कवर हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोडक्शन का ऑडिट, सिर्फ प्रोडक्शन, तो दैट इज ऑब्वियसली अ वॉलंटरी ऑडिट। एज सच कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। अटेंडेंस ऑडिट, ये सब आपका वॉलंटरी ऑडिट होता है। क्या बेटा? हाँ हो गया, लेकिन प्रोडक्शन ऑडिट, कोई भी चीज ऐसे इंटरनल कंट्रोल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवाते हो ना, तो एक तरीके से ऑडिट नहीं हो गया, जहां पे वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, तो हम क्या उसको ऑडिट बोल दें? नहीं, मैंने बोला ना, ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है, कभी भी कहीं भी जब भी मर्जी आप कंडक्ट कर दो, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ऑडिट। इट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। बोलो ये सुनो, आर यू श्योर अबाउट इट? इसके बाद बेटा मैं और चलता हूं आगे। अभी तक के बातों को कंक्लूड करिएगा। सबसे पहले मैं बताता ऑडिटिंग, फिर बताया एश्योरेंस, फिर बताया ऑब्जेक्टिव, फिर बताया फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग, फिर बताया कैटेगरी ऑफ, और ये सब जनरल डिस्कशन है। बिना इन सारी बातों को जाने हुए आप ऑडिट शुरू कर दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको ऑडिट बताने से पहले एक चीज और भी समझा देनी चाहिए, एंड दैट इज ऑडिटर। रिपीट करो। आप बोलोगे नहीं सर, इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है, जब इतनी बात जान ही गए हो तो इसके बारे में भी जान जाओ। तो मैं ऑडिटर को लेकर हमेशा बोलता हूं नॉर्मली अ इंडिपेंडेंट पर्सन। क्या बोलता हूं? क्योंकि ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट पर्सन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटरनल ऑडिट कैन ऑल्सो बी डन बाई मैनेजमेंट स्टाफ, एंड मैनेजमेंट स्टाफ इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन। इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो नॉर्मली नो डाउट ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है बेटा, जो कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करता है। लेकिन हां, इस ऑडिटर को हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है बेटा एक्सटर्नल ऑडिटर, और एक हो सकता है बालक इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ऑडिट कंडक्ट करते हैं। तो सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों ही ऑडिट कंडक्ट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन सवाल है दोनों में फर्क क्या है? तो देखो बेटा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं ना, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशनली क्वालिफाइड। एग्जाम्पल,
स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा, तो दिस इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड ना। लेकिन इंटरनल ऑडिट की बात करूं तो बेटा मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। क्या? मे नॉट बी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, लेकिन हां इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई मायने, मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। अच्छा एक बात बताइए, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन? मतलब ये आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहां पे मैं क्या बोलूं, देखिएगा, मे बी विद इन, रिपीट अ वर्ड, मे बी विद इन और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मे बी विद इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। सुनिएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बेटा प्रोफेशनली क्वालिफाइड और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई ऑडिटर आएगा तो हम बोल देंगे कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। मैं अपनी बातों को एक रिपीट करता हूं, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को यह लगता है कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ ऑडिटर जब कंपनी में आके ऑडिट कंडक्ट करेगा तो ये ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी। गलत है ये। और परफेक्ट एग्जांपल इज अ सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, भले ही उसको कंडक्ट करने के लिए कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से बंदा क्यों ना आ रहा हो। इफ द कंपनी प्रॉपर्ली हायर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द इंटरनल ऑडिट, दैट कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से बंदा आ जाएगा और ऑडिट स्टैट्यूटरी हो जाएगा, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि इस बात को प्रॉपर लिख लो, यहां पे लिख लो इस बात को प्रॉपर। ये एकदम बेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट माइट बी पॉसिबल दैट इंटरनल ऑडिट कंडक्टेड बाय आउटसाइडर, लिखो, इट माइट बी पॉसिबल दैट इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, it might be possible that internal audit is conducted by outsider, but still internal audit can never be considered as statutory audit। डन कर बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने पॉइंट को क्लियर करने के बाद आप यह समझ चुके हो कि ऑडिट को मैं आपके साथ शुरुआत कर सकता हूं। यस, इट माइट बी पॉसिबल कि जितनी भी बातें मैंने बोली है ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल पता होना एंड डेमो की शुरुआत करना ये दोनों अलग अलग चीज होती है। इस पूरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके तरफ से कोई भी इफ एंड बट हो, मोस्ट वेलकम। कुछ भी, एनीथिंग, आर यू श्योर अबाउट इट? बेटा मैं यहां पे आपको एक चीज प्रैक्टिकली दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज की जानकारी आपको हो जानी चाहिए। जब हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं ना, तो देखा होगा आपने, क्रिकेट शुरू होने से पहले वहां पे जो कैप्टन होता है, और एक अच्छा कैप्टन होगा, वो क्रिकेट के ग्राउंड का मुआयना करता है। मुआयना करना मतलब चेक करता है, घूमता है। कभी भी ये बात देखिएगा आप लोग, जो एक इंटेलिजेंट और रैशनल कैप्टन होगा तो क्या रीजन होता है? क्या उसने अभी आज तक क्रिकेट का ग्राउंड नहीं देखा? उसके पीछे का ये रीजन है कि सर सारी कुछ जान जाऊं, सारी बातें जान जाऊं, उसके बाद खेलने में मजा आएगा, स्ट्रेटेजी देने में मजे आएंगे। सिमिलरली बेटा डेमो का मतलब होता है, देखिए ऑडिट करने के बाद कोई भी ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? आपके सामने मैं ये शो कर रहा हूं जो ऑडिट रिपोर्ट, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है बेटा रिलायंस इंडस्ट्री का। किसका है? रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट रिपोर्ट है। मैं इसको लेकर भी कुछ आपको प्रूफ कर देना चाहता हूं, सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्री के इस इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में देखोगे ना, तो वहां पे आपको कुछ बात नजर आएंगी। क्या आएंगी सर? ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला गया है?
एक बात याद रखिए, जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिट करता है, ये सारी बातें मैं बेसिक बता रहा हूं, मैं भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं गया हूं। हमारे देश में जब भी किसी कंपनी में कोई कंपनी का ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो सीधा सीधा अपना कंसर्न रेस्पेक्टिव एंड कंसर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखाता है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट रिपोर्ट है और आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि ऑडिटर रिपोर्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा दो तरीके से हो सकती है, एंड दैट इज अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड। कंपनी सेल्फ इज अ स्टैंड अलोन, along with subsidiary and associate is called consolidated. Obviously सर, अगर कोई से लिस्टेड कंपनी की ऑडिट हो रही है ना, दैट इज अ बिगर लिस्टेड कंपनी लाइक रिलायंस, तो सर वहां पे कंसोलिडेटेड ही आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये मोटा भाई अपने नीचे इसने सब्सिडरी नहीं बनाया होगा, क्या बात कर रहे हो। और यहां पे ध्यान से देखिएगा इसके स्टेटमेंट को। अच्छा, ये ऑडिटर स्टेटमेंट लिख कौन रहा है? ऑडिटर ना, तो मैं जो कुछ भी स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। बोला गया वी हैव मतलब ऑडिटर कह रहा है कि हम लोग, क्योंकि ऑडिटिंग इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, खास करके जब मामला रिलायंस का हो तो वी हैव ऑडिटेड द कंपेनिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है द कंपनी। मतलब अब आगे पूरे ऑडिट रिपोर्ट में जब भी वर्ड बोला जाएगा कंपनी, तो कंपनी का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, इट्स सब्सिडरी, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, जिनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2014। अब मैंने गूगल से बेटा इसे डाउनलोड किया, तो ये मत बोलना कि सर तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, ऑब्वियसली, बट ये पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर देन एंडेड एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। हमने इन सब चीज को चेक किया है, बोले ये सुनो। उसके बाद इन्होंने बहुत लंबी बातें लिखी है, ये पूरा आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आप देखोगे तो इसमें क्रक्स लिखा गया है, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो दिखाना चाहता हूं यहां पे। मेरा मेन मतलब यहां से है, देखिए आप यहां पे देखोगे ना, तो बोला गया है कि आवर ओपिनियन इज द, यहां पे नॉट क्वालिफाइड रिपोर्ट पास किया गया है, बट वो भी छोड़िए, मेरा यहां पे मेन मतलब है इससे, फॉर चतुर्वेदी एंड शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी 2014 की जो ऑडिट कंडक्ट की गई है रिलायंस इंडस्ट्री में, ये प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज चतुर्वेदी एंड शाह। इसके पार्टनर बेटा डी चतुर्वेदी, इन्होंने अपना मेंबरशिप नंबर लिखा है, लोकेशन भी अपना लिखा है, डेट भी लिखा है। आप अगर आगे चले जाते हो, फॉर डिलॉयट, नाम तो सुना ही होगा, तो ये भी साहब थे, ए बी जानी दैट इज अ पार्टनर, और इन्होंने भी अपना मेंबरशिप नंबर लिखा है, एंड दैट इज अ राजेंद्र एंड कंपनी। रिपीट अबाउट राजेंद्र एंड, इनके बेटा ये पार्टनर है। मैं आपको क्या प्रूव करना चाहता हूं, एक कंपनी 3 ऑडिट फॉर्म मिलकर और ऑडिट कर रही है। प्रैक्टिकली बेटा आपको यह बताया जाएगा, हो सकता है कि एक कंपनी में केवल एक ही ऑडिटिंग फर्म आके और ऑडिट कर रही होती है, लेकिन मैं हमेशा यह बात प्रूव करता हूं कि ध्यान रखिएगा, कंपनी 1 माइट बी पॉसिबल मोर देन 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, एंड दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। इसके बाद नो डाउट यहां पे तुम तैयार हो चुके हो कि मेरे साथ आप अपने ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के किसी चैप्टर की शुरुआत कर सको। तो जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत करनी चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम द क्या, चैप्टर नंबर 1। स्टार्टिंग शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत सारी चीजें बेटा बिन बताए आपको पता चल चुकी हैं। तो जब बिन बताए आपको पता चल चुकी हैं, तो मैं इसके नोट्स आपको तैयार करवाऊं, बेटर है कि मैं मॉड्यूल से रीड ही करवा देता हूं। यस, नो डाउट, याद रखिएगा हमारे ऑडिटिंग और ईआईएस दोनों पढ़ने का तरीका सिंपल है, नोट्स मेकिंग, क्योंकि पेपर ये थ्योरेटिकल पेपर है बेटा। इस पेपर में आप नोट्स कितने शहादत और कितने ढंग से मेंटेन करते हो, डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम में क्या लिखोगे। तो ये बुक रीडिंग तो हो ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा, ये नोट्स मेकिंग ही होगा, तब जाके शायद आप इसे कॉन्सेप्चुलाइज कर पाओ और कैप्सुलेट कर पाओ। तो तरीका इज 100% नोट्स मेकिंग। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में लेके चलूंगा आपके कुछ कॉन्सेप्ट को, तो बेटा आप देखोगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट को फिर से मैं लिखवाऊं, टोटली टाइम पास है। तो जितने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं, मैं उसको एक बार मैच करा देता हूं। चैप्टर का नाम रिपीट करो, क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 1, मैं इसको हमेशा इंट्रोडक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है साहब? तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे
इसमें पढ़ना है आपको ऑडिट की मीनिंग। रिपीट करो, ऑडिट का क्या पढ़ना है? ऑडिट का मीनिंग के बाद बेटा इसमें आपको पढ़ना है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पढ़ना है ऑडिट का स्कोप, फिर पढ़ना है एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट क्या है, एडवांटेज क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने एडवांटेज ऑडिट का बहुत सुना है, इवन मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया, आपको नहीं लगता कि एक तरीके का एडवांटेज भी हो सकता है? लेकिन लिमिटेशन क्या हो सकती है ऑडिट का? एक्सपेंसिव, नो डाउट एक्सपेंसिव। ये जो जानी साहब आ रहे थे, क्या लगता है आपको 10,000 रुपए लेकर छोले कुलचे खा के ऑडिट कर रहे होंगे? एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट। दिस इज अ फर्स्ट डिमेरिट्स, आई एग्री विद दैट। 100% accuracy नहीं होती। This is the biggest limitation of audit, that an audit report shows always a reasonable assurance. ये एक ऐसी बात है ना कि मतलब पूरी ऑडिट के मजे को किरकिरा कर देता है। देखिए मैं इतना एक्सपेंसिव पैटर्न को फॉलो करके टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को लगाकर और मैं कंपनी में ऑडिट करवा रहा हूं, और ऑडिटर जो रिपोर्ट दे रहा है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है। यस आई एग्री, आप इमोशनल मत होइए कि क्या बात कर रहे हो सर, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए, होना चाहिए, मैं भी एग्री करूंगा, मैं आपको प्रूव करूंगा कि रीजनेबल एश्योरेंस क्यों होना चाहिए। लेकिन देखिए रीजनेबल एश्योरेंस होना, क्या आपको नहीं लगता ये एक लिमिटेशन है? नो डाउट एक लिमिटेशन है। खैर ऑडिट के टाइप्स को देखेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट को करेंगे बेटा, हालांकि हमारे पास कोई एथिक्स है ही नहीं, बट फिर भी हम एथिकल रिक्वायरमेंट करेंगे कि एज अ ऑडिटर हमारे पास में क्या क्या एथिक्स होना चाहिए। सोचो ना बेटा, वो बालक अगर जा रहा है कंपनी में ऑडिट करने, वो क्या ही एथिक फॉलो करेगा? देख क्लास में देखो कैसे बैठा हो, तो आपको लगता है कि इसको एथिक्स कितना भी बता दो ये एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा? तो बेटा अगर यहां पे बात मैं बोलता हूं दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बच्चा बोल देगा कि यार एथिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑडिट कर सकते हैं जी, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी इट शुड बी अवेलेबल इन एनीवेयर, भले ये एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, या बेटा ये जॉब हो, क्वालिटी मेंटेन ये तो होना ही चाहिए हर जगह। हम देखेंगे उसके बाद रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, ऑडिट का रिलेशन कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन में बाकी चीजों के साथ क्या है, हम वो भी देखेंगे। ये अपने को इस पूरे चैप्टर में बेटा पढ़ना है। आ जाते हैं हम लोग फाइनली मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग मेरे द्वारा बोले गए डेफिनेशंस को रिपीट करता हुआ नजर आएगा ये डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है बेटा, एक बार आइए देखते हैं। बोला गया है ऑडिट इज एन क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब बेटा ये किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होता, आप इन्फ्लुएंस करके ऑडिट रिपोर्ट नहीं खींच सकते हो। दिस इज नॉट अ वैलिड रिपोर्ट। कम ऑन, यस और नो? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। बोला गया ऑफ एनी एंटिटी, क्या? रुकिएगा, आई सेड एनी एंटिटी, उसका ऑडिट हो सकता है। एंटिटी में भी प्रॉफिट मेकिंग, मे बी नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग, लाइक अ सेक्शन 8 कंपनी इज अ नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, बट क्या उसकी ऑडिट नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। प्रॉफिट मेकिंग नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक कंपनी, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ना, तो क्या उसकी ऑडिट नहीं होती? क्या होती है। हमारे देश में जितने भी एनजीओ होते हैं ये सब प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो क्या इनकी ऑडिट्स नहीं होती हैं? बिल्कुल होती है। तो नेचर ऑफ एंटिटी क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना यह है कि अगर आप एंटिटी हो तो आपको ऑडिट कंडक्ट करवाना है। तो ऑडिट क्या है? कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी एंटिटी का, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। बोलने की जरूरत ही नहीं थी, आपने बोल दिया एनी एंटिटी, दिस एंटिटी में बी प्रॉफिट ओरिएंटेड, में नॉट बी प्रॉफिटेड। बोलो ये सुनो। नेक्स्ट बेटा, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। इस बात से मैं बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता क्योंकि ये पॉइंट गलत भी हो सकते हैं। एग्जांपल सर, सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट इज ओनली फॉर द बिगर कंपनीज। तो कौन कहता है कि साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कहता हूं साइज पे फर्क पड़ता है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 139 का कोई इंपैक्ट नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप सेक्शन नंबर 204 ऑफ कंपनीज एक्ट को देखोगे ना, वहां पे बकायदा ये बात बोली गई है, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं बोला। सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट को जाकर उठा के देखना, वहां पे लिखा गया है स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, बकायदा ये वर्ड मेंशन है, फॉर बिगर कंपनीज। तो अगर वो स्टैट्यूटरी, माफ करिए, अगर वो बिगर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है तो फिर साइज पे तो बात आ ही गई ना, और वहां पे सर्टेन लिमिटेशन दी गई है। लेकिन ध्यान समझिए ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। ये डेफिनेशन ड्राफ्ट किया गया है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 139। आप सोचिए ना, 139 की जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, क्या ये साइज पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। आप कितनी छोटी और मोटी कंपनी हो कोई डिपेंड नहीं करता, आप कंपनी हो तो आपको 139 का ऑडिट करना होगा।
तो ये ड्राफ्टिंग डेफिनेशन की ये एज पर 139 के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। लेकिन अगर आप एक बार स्टेट्यूटरी ऑडिट से बाहर चले जाते हो तो कोई भी ऑडिट कंडक्ट होती है तो उस पर साइज और नेचर पे फर्क पड़ता है। बोले ये सर नो। बट फिलहाल when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, obviously सर जब भी कोई कंपनी में ऑडिट होता है तो उस पर अपना एक ओपिनियन जरूर एक्सप्रेस करता है ऑडिटर, क्योंकि ऑडिट किया और थैंक यू बोलकर चला गया। क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री में ऑडिट करने गया, बदले में बेटा मैंने 3 लाख रुपए लिए और मैंने रिलायंस इंडस्ट्री से बोला थैंक यू, क्या बोला, फिर अगली बार बुलाइयो फिर 4 लाख रुपए दे दियो, तो फिर टाइम पास हो रहा है? नहीं। जब भी किसी कंपनी में कोई ऑडिट होता है तो वहां पे एक एक्सप्रेस ओपिनियन किया जाता है एक रिपोर्ट के थ्रू, जिसको आप लोग ऑडिट रिपोर्ट कहते हो, ताकि उस ऑडिट रिपोर्ट को फाइनली बेटा जनरल मीटिंग में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में लेट डाउन किया जा सके। बोलो ना, जिसको आप लोग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो, सेक्शन नंबर 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फाइलिंग भी होती है, एनुअल फाइलिंग जिसे कहते हो। डन करे क्या? डेफिनेशन की एनालिसिस, क्या ही एनालिसिस करेगा ये, एनालिसिस हो चुकी है। बोल रहा है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। दूसरा, एंटिटी का मतलब वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या फिर नहीं भी, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। डन करें ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का होता है वो होता है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। डन करे क्या बेटा? यहां पे एक बात बोली गई है, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। और याद रखिए बेटा, ये इंश्योर करना, रिपीट द वर्ड बेटा, ये बेसिकली ओपिनियन में इंश्योर किया जाता है। तो जो ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है ना, उस ओपिनियन में ही इंश्योरेंस होती है कि सर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 100% रिलायबल है, किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन अदर वर्ड्स कंपनी का पूरा पिक्चर ट्रू एंड फेयर व्यू है। डन करे क्या? बोला गया दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, मतलब कोई भी अगर बंदा, कोई भी एज अ ऑडिटर अगर एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करना चाहता है अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो सेटिस्फाई कर सकता है खुद को कुछ बातें पूछकर, जैसे अकाउंट हैव बीन ड्रॉन अप विद अ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कंपनी के जो भी अकाउंट्स मैनेज किए गए हैं वो एज पर द बुक्स एंट्री के हिसाब से ही मैनेज किए गए हैं, मतलब कंपनी की स्टेटमेंट एंड द अकाउंटिंग एंट्री दोनों में कोई चेंजेस, सब कुछ ठीक है। दूसरा सर, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सर याद रखिए, अगर कंपनी ने कोई जर्नल एंट्री पास किया है, अगर कंपनी ने कोई अपने क्रेडिटर बैलेंस शीट में शो किया है, तो उसका प्रॉपर एविडेंसिंग प्रूफ कंपनी के पास है। कंपनी ने अगर कोई बैंक बोरोइंग किया है तो उसका बकायदा लोन सैंक्शन लेटर है। तो जब भी कोई आप अकाउंटिंग एंट्री करो तो उसका एक बैकअप एविडेंस भी देख लो, ताकि वो एंट्री सही है या फिर एंट्री गलत है। इसके अलावा नॉन ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको मेंशन ही नहीं किया गया। तो आप ये अच्छा, ये सब में आप क्या कर रहे हो, ये आप खुद से पूछ रहे हो, ताकि ओपिनियन दिया जा सके कि कंपनी का जो पिक्चर है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कन्वे बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, मतलब सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट्स है उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया गया, डिस्क्राइब किया गया है और डिस्क्लोज किया गया है। सर ये बातें मनी के साथ नहीं, पैसे के साथ नहीं, ये एसेट्स के साथ भी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। आप जब बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 3 का फॉर्मेट देखते हो ना, बोलो ना ये सर नो, तो वहां पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग की गई है कि लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, बोलो यस नो। सिमिलरली लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, इसका प्रॉपर एक डिवीजन होता है। अगर वो भी डिवीजन आप गलत कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली सर ये कंपनी ट्रू एंड फेयर पिक्चर को शो नहीं कर रही है। और लास्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अगर ट्रू एंड फेयर पिक्चर है तो याद रखिए सर कंपनी का स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है, नहीं तो सर ये वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल को रीड करने के लिए जरूरी नहीं है, आप घर बैठ के टाइम पास करते रहिएगा, ये एग्जाम्पल रीड करते रहिएगा, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। क्या एसेट 200 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो बेटा वो दो ही होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब भी किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता है ना, तो एज पर एसेट 200 उसके पास ऑब्जेक्टिव होता है 2। मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं और मैं रिलायंस इंडस्ट्री में जाके बेटा ऑडिट कर रहा हूं, तो मेरे पास दो ही मेरे पास ऑब्जेक्टिव होंगे, मेरे उद्देश्य दो ही होंगे। पहला उद्देश्य कि मैं ऑब्टेन कर पाऊं एक रीजनेबल एश्योरेंस, रिपीट द वर्ड, और याद रखिएगा बेटा यही एक लिमिटेशन भी होता है। क्या होता है? तो
तो ये ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑडिटर का, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, कि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर पाए। किसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस ले? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ना बेटा, ये भी समझने वाली बात है। मटेरियल दैट इज अ सब्सटैंशियल। देखिए, मिस स्टेटमेंट होना और मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना दोनों में फर्क है बेटा। आपकी बैच की टाइमिंग 9 बजे की थी, उसको 9:30 कर दिया गया, दिस इज नॉट अ मटेरियल चेंज। लेकिन 9 बजे की टाइमिंग थी मॉर्निंग में, शाम को 6 बजे कर दिया गया, दिस इज अ मटेरियल चेंज, जहां पे मॉर्निंग बैच को शिफ्ट करके इवनिंग में कर दिया गया। नेचर के साथ ही खेल जाना, रिपीट करो, ट्रांजेक्शंस को ही बदल देना। आपने सुना पूरी बात बदल गई, जज्बात बदल गई, हालात बदल गए। मटेरियल, वक्त को मत बदल बेटा, वक्त को रहने दे, वक्त तेरा खराब चल रहा है आजकल। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मतलब हैविंग अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट, रिपीट द वर्ड सब्सटेंशियल। माइनर इंपैक्ट अगर दिखा बेटा तो आप उसको मिस स्टेटमेंट नहीं कर सकते हो, दैट इज अ कलर्कियल मिस्टेक ऑब्वियसली। बोलो ये सुनो, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है नहीं है क्या? कोई फ्रॉड या एरर वगैरह तो कंपनी में नहीं है ना? इसको लेकर बेटा ऑडिटर अपना ओपिनियन को क्या करता है? एक्सप्रेस। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है एज पर एस 200। लेकिन अगर दूसरा दे तो दूसरा बेटा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक रिपोर्ट बना पाए, किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। और ऑब्वियसली उसके बाद वो कम्युनिकेट करे, क्या करे? एज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं तो ये कम्युनिकेट किसको किया जाता है? जो अल्टीमेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां रखते हैं? जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जा सके ताकि उसकी आरओसी के पास फाइलिंग हो जाए। ये खेल है ऑडिटिंग का। डन करे क्या? इसके बाद ऊपर वाली बातों को ही बेटा नीचे एक्सप्रेस किया गया है डायग्राम फॉर्म में, कि रीजनेबल एश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योर करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना रिपोर्ट बनाइए और उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। डन करे क्या? ऊपर वाली बातों को डायग्राम फॉर्म में। स्कोप ऑफ ऑडिट, दिस इज अ इंडिपेंडेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें तो बेहतर है। डन करें? यहां पे आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं, अगली क्लास हमारी शुरू होगी, दैट इज अ स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का एरिया, दायरा है क्या। क्योंकि हमारे देश में हर कोई एक्ट अगर देखोगे उसका भी एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है। क्या होता है? सिमिलरली जब कोई ऑडिट्स होंगे किसी कंपनी में तो उसका स्कोप क्या है, कहां तक वो ऑडिट वैलिडिटी को शो करेगा। डन करें? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।